देखिए, आज हमारा एक नया अध्याय है। अध्याय नंबर 3, एक चर का द्विघात समीकरण। आपने अभी अभी पिछले लेक्चर्स में आपने दो चर का रैखिक समीकरण, इस विषय के बारे में आपने पढ़ लिया है। दो चर का रैखिक समीकरण में क्या होता था, वहां पर चरों की संख्या दो रहती थी और अपना जो समीकरण की अधिकतम घात रहती थी वो दो रहता था, सॉरी एक रहता था। चर की संख्या दो रहती थी और अधिकतम घात जो रहती थी एक रहता था। इसमें दो चर का रैखिक समीकरण में। अब आपका एक नया जो अध्याय है, अध्याय नंबर 3, एक चर का द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा मिलेगा, यहाँ पर चर की संख्या जो रहेगी एक रहेगा और इसकी जो अधिकतम घात रहेगी वह रहेगा आपका दो। ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा जो द्विघात जो समीकरण है उसको आपके बुक में बार बार वर्ग समीकरण लिखेगा, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात दो, और आपने पढ़ा होगा जिसकी घात दो रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। जैसे कि दो का वर्ग, चार का वर्ग, उसकी घात दो करना। तो आपके बुक क्या करेगा, आपके अध्याय का नाम रख दिया द्विघात समीकरण, तो इसका एक और नाम है, समझिए क्या है, वर्ग समीकरण। तो आपके बुक में वर्ग समीकरण लिखेगा, इसका मतलब द्विघात समीकरण की ही बात हो रही है। ठीक है ना। तो एक चर का द्विघात समीकरण को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा बहुपद। ठीक है ना। तो आपने जो है बहुपद पढ़ के आया है, और बहुपद में आपको सबसे पहले, चलिए पहले तो हम बहुपद ही समझ लेते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है। तो आपने पढ़ के आया है कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, पहला हम समझते हैं बहुपद क्या होगा। एक अचर है रहता है और एक चर रहता है, मतलब चर का गुणांक अचर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, और चर की जो घात जो रहेगी ये आपका रहता है पूर्ण संख्या। आपने बहुपद में इस चीज को पढ़ के आया हुआ है बहुपद में। अब इसमें हम आपका देखेंगे द्विघाती बहुपद। तो पहले जो है हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं आपका द्विघात का मीनिंग। ठीक है, द्विघात क्या होता है। द्विघात या इसी का एक और नाम होता है वर्ग। ये होता है जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो हो, या जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात दो हो। अधिकतम घात बराबर कितना हो, दो हो, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात, या उसका एक और नाम होता है वर्ग। ठीक है, क्या होती है इसमें, अधिकतम घात जो होती है दो होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम जो है आपका द्विघाती जो बहुपद है, ठीक है, ये हम जो है पढ़ के आए हुए हैं। तो द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, तो द्विघाती बहुपद में आपने देखा कि जब हमारा बहुपद की घात कितनी होती है, दो होती है। जैसे कि देखो दो एक्स की घात दो, 5x धन 3, ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है ना। अब आप लोग को पता होगा कि द्विघाती बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, px करके सामने में, या px करके लिखते हैं, या कहीं पर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऐसे qx करके लिखते हैं अपने बहुपद को। जैसे कि qx करके मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 2 धन 3x धन 2, ये ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है ना। और कहीं पर देखिए आपने जब अपने और दूसरे क्लास में यहाँ पर भी हमने उपयोग, हाँ क्लास 10 में हमने पढ़ा है, पी वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, y की घात 2 धन 5y धन 4। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे हम ऐसा भी लिख देते हैं क्यू जेड बराबर, या पी जेड करके लिखा हुआ है, पी जेड बराबर जेड की घात 2 धन 3z धन का 4, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं, ये हमारा कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं अंदर में, ये क्या बता रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है px, तो इधर आप देख पा रहे हो हमारे सारे जो इधर जो आ रहा है किसको बता रहा है, x वाले चर को बता रहा है। ठीक है। यहाँ देखो qx, यहाँ x लिखा है, इधर पूरा x x आ रहा है, इधर देखो pz, इधर z में आ रहा है, इधर देखो y, इधर z में आ रहा है। कोई बोल सकता है कि सर ये 3 में तो नहीं दिख रहा है, सर ये 2 में तो नहीं दिख रहा है, सर ये 4 में नहीं दिख रहा है, सर ये इस 4 में नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को पता है कि क्या होता है, जैसे कि मैं लिख दूं 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x की घात 0 लिख सकता हूँ। और आप लोग को पता है जब किसी की संख्या घात जब 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पुनः 3 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इसमें जो है चर जो है ऐसा चर है जिसकी घात क्या है, शून्य है। यहाँ पर जेड की घात क्या होगी, शून्य होगी, तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आपको बताने का ये मतलब था कि आप देख पा रहे हो मैंने पी और क्यू ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यह जो है किसको बताता है, यह आपके बहुपद को बताता है। किसको बताता है जी, बहुपद को, कि ये बहुपद है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो लिखा हुआ है, देखो ये एक्स लिखा हुआ है, जो बीच में लिखा हुआ ना एक्स, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा है। ये जो है बहुपद के चर को बताता है। किसको बताता है जी, बहुपद के चर को। इसका कहने का मतलब उस बहुपद में कैसा चर होगा ये बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है तो कैसा कैसा चर है, एक्स वाला चर है। यहाँ पे जेड लिखा है तो कैसा चर आ रहा है, जेड वाला चर है। यहाँ पे वाई लिखा है तो कैसा चर आ रहा है, वाई वाला चर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपने जो बहुपद देखा, आप देख पा रहे हो इसमें चर की संख्या कितनी है, एक है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। यानी ये हमारा एक चर का द्विघात बहुपद है। कैसा है, एक चर का कितनी घात है इसमें, दो, तो एक चर का द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इसी में एक समझते हैं हम दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे p x y। अब देखिए तो इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने लिख दिया 2y की घात दो धन 3x की घात चार नहीं, यहाँ पे दो ही वाला ले लेता हूँ, दो धन 5। ये देखो अब यहाँ आपको क्या समझने को मिल रहा है, एक मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, pxyz। तो जैसे कि मैं लिख दिया 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 3z की पावर 2 प्लस 6, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इस बात को समझिए, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, p के बाद एक सर y है, यहां पर चर की संख्या कितनी है, दो। ठीक है, और यहां पर देखो कितने चर आ रहे हैं, ये इधर दो लिखा है तो इधर भी कितने चर का यूज हो रहा है, दो। यहां पर देखो p के बाद एक दो तीन, कितने चर आ रहे हैं, तीन चर। तो आपको इधर कैसे बहुपद मिल रहे हैं जी, तीन चर वाले बहुपद मिल रहे हैं। कैसे बहुपद मिल रहा है, तीन चर वाले बहुपद मिल रहा है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सी चीज को समझो, तो क्या इसमें चर की संख्या तीन है तो क्या बहुपद नहीं है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुपद क्या होना चाहिए, बहुपद क्या होना चाहिए, सामने में अचर रहे, अगर नहीं दिख रहा है तो एक गुणा के रूप में रहता है, उसके बाद चर रहे और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, शून्य एक दो तीन चार अनंत तक जो संख्या है। अब देखो इसके सामने क्या है, अचर है, इसके सामने भी अचर है, इसके सामने भी अचर है, और इसमें चर की घात कितनी है, दो, इसमें चर की घात कितनी है, दो, और इसमें चर की घात कितनी है, दो। ठीक है, तो ये कैसा है, बहुपद है। और कैसा बहुपद है, इसमें चर की संख्या कितनी है जी, चर की संख्या कितनी इसमें, तीन। तो ये कैसा बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये वाला कैसा बहुपद था, ऊपर आपने देखा ये जितने भी आपने बहुपद देखा ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला। इसमें चर की संख्या कितनी थी, एक थी, चर बराबर कितना था जी, एक था, और अधिकतम घात कितनी थी, दो। तो यानी एक चर का द्विघात था ये। कैसा था, एक चर का द्विघात बहुपद। इसमें देखो, इसमें अगर मैं चर की बात करूं तो इसमें चर की संख्या है आपका दो, और इसकी घात कितनी है, दो है। इसको देखो, इसमें चर की संख्या कितनी है, तीन, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है जी, दो है। चर की संख्या कितनी है, तीन, और घात कितनी है, दो। तो अगर ये वाले बहुपद की बात करूं तो ये कैसा है, तीन चर का द्विघात है। कैसा है जी, तीन चर का द्विघात बहुपद है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बहुपद किसको बोलेंगे। बहुपद में आपको ये वाली कंडीशन देखना है, ठीक है। और चर कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर जो चर लिखा रहेगा उसके हिसाब से, तो जब चर दो रहेगा तो दो चर वाला, जब चर तीन रहेगा तो तीन चर वाला, और जब चर की संख्या एक रहेगा तो एक चर वाला। ठीक है ना। अब देखिए मेन हमारा जो टॉपिक है वह हमारा एक चर का द्विघात समीकरण। अब इसको समझते हैं। अब देखो, अब आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, एक चर का द्विघात समीकरण कहने का मतलब यहां पर क्या रहेगा, चर की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगा, और दूसरा द्विघात रहेगा, उसमें अधिकतम घात कितनी रहेगी, दो रहेगा, और एक और नया लिखा हुआ है वो है समीकरण। ठीक है, क्या रहेगा, ये समीकरण रहेगा। अब समीकरण क्या होता है, ठीक है, तो जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो वहां क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। या देखो कहीं कहीं पे आपको कई बुक में मिलेगा
यहाँ पर जो है मैं चूंकि बहुपद पढ़ा रहा हूँ तो बहुपद का डिफिनेशन से बता रहा हूँ। कई बुक में आपको मिलेगा बीजीय संरचना को शून्य के बराबर कर देना, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले क्या आया, बीजीय संरचना आया, फिर बीजीय संरचना के बाद कंडीशंस लगाए उसकी घात में, घात पूर्ण संख्या होगा तो क्या आ गया, बहुपद आ गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेन क्या है, बीजीय संरचना है। तो कई जगह बुक में आपको बोलेगा बीजीय संरचना को इक्वल 0 करेंगे तब वो समीकरण होगा, ठीक है। परंतु अभी जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बहुपद के बेस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है एक चर का द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसकी हम लिख लेंगे, जब एक चर के द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर जब एक चर के द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर लिखा जाता है तो वह एक चर का द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब देखो, अब क्या होगा, अब आपको जो बुक में है ना बार बार मैं क्या है, द्विघात मतलब एक चर का द्विघात ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं द्विघात लिख दूंगा। इसका मतलब समझ जाइए कि एक चर का द्विघात समीकरण की ही बात हो रहा है, ठीक है ना। और एक चीज मैंने इसका नया नाम बताया, द्विघात मतलब क्या होता है, वर्ग। तो आपको बुक में क्या बोलेगा, वर्ग समीकरण। तो आप दो चीज याद रखेंगे, पहला आपको वर्ग समीकरण बोला मतलब एक चर का वर्ग समीकरण की बात हो रहा है। अगर कहीं पे द्विघात समीकरण आपको दिखा, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक चर के द्विघात समीकरण की बात हो रही है, ठीक है। आपके बुक में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, या तो द्विघात समीकरण लिखेगा या तो वर्ग समीकरण लिखेगा, और अधिकतम आपको वर्ग समीकरण ही देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें चर की संख्या कितनी रहेगी, एक, ठीक है। तो एक चर का वर्ग समीकरण की बात होगी। तो यहां पर हम सिंपल से समझ लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है। ऐसा हम द्विघात समीकरण मतलब समझिए कि क्या होगा, जो द्विघात जो बहुपद होगा आपका, एक्चुअल में बहुपद की ही पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात जो बहुपद जो होगा, जब इसको हम लोग इक्वल 0 कर देंगे तब हमारा ये द्विघात समीकरण बनेगा। ये तो आप लोग याद रखेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पे बहुपद आपने समझ लिया, बहुपद ये है। अब उसके बाद अगर द्विघात समीकरण आपसे पूछे तो आप बोलिएगा सर द्विघात बहुपद जब इक्वल 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये क्या है, px बराबर, ये क्या है, हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद है ना। यहाँ पे द्विघात बहुपद को द्विघाती लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ई और यह लगा लीजिए, ऐसा द्विघाती है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर देंगे, x की घात 2 धन 5x धन 3, इसको क्या कर देंगे, इक्वल 0 कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक चर का द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। और देखिए ये 4x की घात 2 धन 3x धन 2, इसको इक्वल 0 कर दिए, ये भी बन गया। अब देखिए y की घात 2 धन 5y धन 4, इसको क्या कर दिए, इक्वल 0, ये भी बन गया। देखिए अब ये वाला z वाला देखिए, z की घात 2 धन 3z धन 4 इक्वल 0 कर दिए, ये हमारा बन गया एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें चर की संख्या कितनी है, एक है, और अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है ना। आपको एक बार और बताना चाहूंगा, घात कैसे काउंट करते हैं, उसमें देखेंगे चर में, ठीक है। क्या देखेंगे, चर में, मतलब चर में कितनी घात है, तो इसमें कितनी घात है, 1, और इसमें कितनी घात है, 2। तो इसकी अधिकतम कितना है, 2, यानी इस चर की मतलब इस बहुपद की या इस समीकरण की कितनी घात हो जाएगी, 2, ठीक है। तो ये है एक चर का द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है जहां इक्वल 0 नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद। इक्वल करके 0 नहीं है मतलब क्या है, बहुपद। जब उसको इक्वल 0 कर दिया जाएगा,
बराबर लगा के जीरो कर दे जाएगा तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। जब इक्वल जीरो ना रहे तो क्या रहता है, बहुपद, और जब इक्वल जीरो कर देता है तो क्या हो जाता है, वो समीकरण हो जाता है। तो एक्चुअल में बहुपद से क्या बनाया गया है, समीकरण बनाया गया है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं, तो आप चेक करोगे बहुपद है और इक्वल जीरो लिखा है, मतलब द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इसका समझते हैं सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल फॉर्म, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद का जो सामान्य रूप रहता है ये आपका रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप है, ठीक है ना, जनरल फॉर्म। जहां पे आप याद रखेंगे यहां क्या होगा, ये जो होगा आपका ए जो होगा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे चूंकि या ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे कंडीशंस करके, ए जो होगा आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी दो घात तो खत्म हो जाएगी, तो द्विघात कैसे होगा ये, अगर ये जीरो कर दूं तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए ये कभी भी जीरो नहीं होता। ये क्या नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें ये समझ लिए, अब इसमें इसके जो पद है इसको समझ लेते हैं, जहां क्या क्या है। देखो जहां ए जो है आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आप लोग को पता होगा जब किसी अचर पद को चर के साथ गुणा करके लिखा जाता है तो उसका क्या क्या कहलाता है, अचर पद गुणांक कहलाता है। एक्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, यहां पर सी आपका जो है अचर पद है, ठीक है ना। एक्चुअल में अचर पद कैसे रहता है जी, ये दिखता अचर है, एक्चुअल में क्या है, एक्स की घात जीरो वाला है, एक्स की घात क्या वाला है जी, जीरो वाला है। इसका जब ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे एक से दिखता नहीं है, ठीक है। ये कैसा वाला बहुपद का है, ये अचर बहुपद है ये, ठीक है, जिसमें क्या होती है एक्स की घात दिखती नहीं है। तो ये एक्स की घात जीरो है, और आपको पता है किसी भी संख्या की जब घात जीरो होता है तो उसका मान क्या आता है, एक आता है, और ये क्या होगा, इक्वल जीरो होगा। एक चीज और आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो ए बी सी का जो मान होता है, ए बी सी का मान होता है वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होता है, एबीसी का जो मान आएगा ये सारे वास्तविक संख्याएं होगी। क्या होगा जी, वास्तविक संख्या, जानता ना वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, नेचुरल, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय। जब इन सबको मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है, हमारा वास्तविक संख्याएं बन जाती है, ठीक है। तो ए बी सी का जो मान होगा ये वास्तविक संख्या होगी, और याद रखेंगे ए जो होगा कभी भी यहाँ पर क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। अभी बता √2 लिखूंगा तो होगा ना, वर्गमूल 2 करूंगा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ एक चीज और बता दे रहा हूं यहाँ पे, इसका क्रम के बारे में, ठीक है। क्रम, क्रम मतलब समझिए ऑर्डर या लिखने का तरीका है ये, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है इसको, इसके मतलब इसको जो है इसके घात के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, द्विघाती है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक चर का द्विघाती, ठीक है ना। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण को उसके चर के घात का, चर के घात का अवरोही, अवरोही को क्या बोलते हैं जी, घटते क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है। आप देख पा रहे हो इसको घटते क्रम में, इसकी घात 2, फिर इसकी घात 1, फिर इसकी घात क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिए कि द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है तो क्या बोलोगे, कितनी होती है, 2। तो यहां पर उस चीज को भी लिख लीजिए, द्विघातीय बहुपद नहीं जी, समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। द्विघातीय समीकरण की, या बहुपद बोले तब भी एक ही बात है ना, अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है।
एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग पढ़ क्या हो कि इसकी घात 2 होती है, इसकी घात 2 होती है, तो उसको बदल के कभी पूछ देता है अधिकतम घात कितना होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है फिर अधिकतम घात क्या है। तो अधिकतम घात कितनी होगी उसकी, 2 होगी, ठीक है ना। चल इसको नोट डाउन करिए। अब हम समझते हैं आपके द्विघाती समीकरण के मूल, ठीक है। या इसी को जो है आप लोगों ने बहुपद जो चैप्टर है उसमें पढ़ के आया होगा, शून्यक, इसी का नाम याद आ रहा है। ये शून्यक है, शून्यक ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका अध्याय नंबर जो 1 जो है उसमें शून्यक लिखा गया है और यहाँ पे आपको मूल लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पर शून्यक दिखे इसका मतलब समझिए बहुपद वाला चैप्टर की प्रश्न है, और अगर आपको मूल दिखे तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, आपका अध्याय नंबर 3 के प्रश्न है, ठीक है। लेकिन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। अब देखिए द्विघाती समीकरण के मूल, तो इसका लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, जब द्विघातीय समीकरण के चर का मान, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ठीक है, जब द्विघाती समीकरण के चर का मान कोई वास्तविक संख्या रखा जाता है तो समीकरण उस चर के मान को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है वह चर का मान, वही चर का मान, वही या उस चर का मान, ठीक है, उस चर का मान, उस चर का मान ही समीकरण, समीकरण का मूल होता है। समझ में आ गया, मतलब क्या करेंगे, अब समीकरण है तो उस समीकरण में क्या होगा, चर होगा। जब उस चर का कोई वास्तविक मान, वास्तविक मान कहने का मतलब वास्तविक संख्या कुछ रखेंगे, 1 2 3 4 √2 √3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रखने पर क्या होगा, उस समीकरण उस चर के मान को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, समीकरण नहीं यानी इसमें दो पक्ष होगा, लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड का, तो जो मान हम रखे हैं वही क्या कहलाएगा, समीकरण का मूल कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए मैंने एक ले लिया समीकरण x स्क्वायर -3x और आपके बुक का ही ले लेता हूं धन का 2, ये मैंने एक समीकरण ले लिया इज इक्वल टू 0। अब एक कैसा समीकरण है जी, एक चर का द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है, एक चर का द्विघात समीकरण, या इसी को द्विघाती समीकरण भी बोलते हैं या द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर x बराबर जो है 2 माना, x बराबर कोई संख्या ले लिया मैंने 2, ठीक है। तो मैंने माना x बराबर 2, अब इस x को मान को इसमें पुट करूंगा, ठीक है, x का मान रखने पर, x का मान x बराबर 2 रखने पर इसमें रखिए आप। तो देखिए इसमें जब पुट करूंगा तो क्या आ गया, ये 2 की घात 2 ऋण 3, ये हो जाएगा 2, धन का 2 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 की घात 2 4 ऋण 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और धन का 2 इक्वल 0। तो ये देखिए 2 1 4 और 2 6 और ऋण 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 0 बराबर क्या आ गया, आपका 0 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। अतः x बराबर 2 इस समीकरण का, या समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है या
समीकरण का शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्यक जो है आपका ध्यान नंबर 1 में आएगा, तो यहाँ पर जो है मूल लिखेंगे, तो क्या समीकरण का मूल है, यानी समीकरण का मूल कब होगा, जब उस वैल्यू को उसमें रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा किसका, राइट हैंड साइड का, तो क्या कहलाएगा, समीकरण का मूल कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझते हैं हम, समीकरण में जितनी घात होती है, समीकरण की कितनी घात होती है, जितनी घात होती है उतना ही उसका मूल भी मिलता है, यानी उतना ही उसका हल मिलता है, ठीक है ना। समीकरण में जितनी घात होती है, समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उतना ही उस समीकरण का हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए उस बात को, समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उतना ही उस समीकरण का मूल प्राप्त होता है, मूल प्राप्त होता है, मूल यानी रूट्स, उसके हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां हम कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं जी, यहां हम कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघाती समीकरण। कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघाती समीकरण, मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, घात कितनी होगी इसकी, 2 होगी, तो इसका हल भी कितना मिलेगा अपने को, इसका मूल भी कितना प्राप्त होगा, मूल कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 मूल प्राप्त होंगे, यहाँ पर जो होगा आपका समीकरण के 2 मूल मिलेंगे, आपको कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल प्राप्त होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने एक मूल लिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके समीकरण के जो है आपको 2 मूल प्राप्त होंगे, जब हम आपके जब और एक्सरसाइज आएंगे तो उसमें जो है हम इसके बारे में फिर पढ़ाई, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे कि 2 मूल मिलेगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपको 2 हल प्राप्त होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आप चाहो तो लिख सकते हो, हमारा जो समीकरण का जो सामान्य रूप क्या होता है समीकरण का, जैसे कि हमारा एक समीकरण है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका माना मूल कौन कौन से होगा, इसके मूल 2 मूल होंगे, एक मूल होगा अल्फा बराबर सॉरी एक्स बराबर ले लीजिए अल्फा, और एक मूल ले लीजिए आप एक्स बराबर बीटा, ये आपको 2 मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। या इसके मूल क्या मिलेंगे, आपको 2 मूल मिलेंगे, एक क्या होगा, अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो जैसे कि समीकरण का रूप इस तरह है, तो इसका हल एक अल्फा मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे ये समझना है कि समीकरण के क्या होते हैं, 2 मूल प्राप्त होते हैं द्विघात समीकरण में, ठीक है। देखिए प्रश्नोली 1 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, ठीक है। आपको वर्ग समीकरण है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कोई भी वर्ग समीकरण कब होगा, अब देखिए यहाँ पे नया नाम आ गया वर्ग समीकरण, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके बुक में ध्यान रखेंगे हमेशा वर्ग समीकरण लिखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कोई भी वर्ग समीकरण कब होगा, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, वर्ग समीकरण कब होगा, जब ये क्या होगा, द्विघातीय द्विघातीय बहुपद होगा, और इसको क्या होगा, इक्वल 0 होगा। क्या होगा, जब ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा और इक्वल क्या होगा, 0 होगा, तब ये क्या होगा, हमारा वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। तो अपने को देखना क्या है, अपने को ये देखना है क्या ये द्विघाती बहुपद है और इक्वल 0 है, अगर है यानी ये क्या है, समीकरण है, ठीक है। चलिए चेक करिए, पहला देखिए x की घात 2, देखिए 3x और यहाँ पर x की घात 0, इसकी सबकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है और इक्वल क्या है, 0 है, यानी ये क्या है, वर्ग समीकरण है, क्या है जी, यह वर्ग समीकरण है। चलिए नीचे को देखिए, अब देखिए x की घात 2 धन 1/x इक्वल 1, ठीक है। ऐसा वाला कभी भी रहा तो थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे इसको, इधर देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की घात 3 धन 1 और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x होगा ना भाई, एलसीएम निकलेगा तो इक्वल 1, और आगे जब सॉल्व होगा ये तब ये आपका आ जाएगा x की घात 3 धन 1 और इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देख पा रहे हो x की कितनी घात आ जा रही है, 3, तो यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं है, यहाँ वर्ग समीकरण
नहीं है, समीकरण नहीं है, क्योंकि नहीं है, नहीं है। कारण भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसकी अधिकतम घात बराबर 3 है, जबकि अधिकतम घात कितनी होती है वर्ग समीकरण की? 2 होती है। ठीक है, इसको देखिए 9 x की घात 2 ऋण 100x ऋण 20, ये क्या है? द्विघाती बहुपद है और इक्वल 0 भी है, यानी यह क्या है? वर्ग समीकरण है। क्या है जी? वर्ग समीकरण है। इसको चेक करिए, x की घात 2 ऋण 3, यहाँ देखिए वर्गमूल x धन 2। आप लोग को पता होगा कि जब किसी भी संख्या, जब कोई भी संख्या के साथ जब वर्गमूल लगता है तो इसका मतलब उसकी घात क्या हो जाती है? 1/2 हो जाता है। क्या होता है जी? 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वर्गमूल x, तो बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 1/2। यहाँ पर देखो किसमें वर्गमूल लगा है? x में लगा है ना, चर में, तो चर की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। तो क्या बहुपद में चर की घात 1/2 होता है? नहीं। तो यह क्या है अपना? यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए हमारे बहुपद के हिसाब से। ठीक है, इसको देखिए x माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस का x। आपको लग रहा होगा सर ये नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो x की घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा। ये x का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की घात 2 ऋण 2, और इधर क्या हो जाएगा? नीचे में आ जाएगा x, इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा x, इसका मल्टीप्लाई होगा x की घात 2 माइनस 2x, और इधर हो जाएगा आपका ऋण का x। आगे सॉल्व होगा तब ये आपका हो जाएगा, देखो x की घात 2 माइनस 2, और इधर जब इसके साथ तिर्यक गुणा होगा तो ऋण का x की घात क्या हो जाएगा? ऋण x की घात क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसको देखो इधर ट्रांसफर करो, इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? ये x की घात 2 और ये हो जाएगा धन x की घात 2 ऋण 2। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 ऋण 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हो, ये देखो इसको, ये देखो ये क्या है? 2x की घात 2 ऋण 2 इक्वल क्या हो रहा है? 0। यानी हमारा क्या है? द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? द्विघाती बहुपद है। 2x की घात 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। देखने से लग रहा है नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अंडर रूट 5 वर्गमूल 5 x की घात 2 ऋण 3x धन 1/2। ये देखिए ये है कि नहीं हमारा द्विघाती बहुपद? ये है, और इक्वल भी क्या है? इसमें 0 है, यानी हमारा ये वर्ग समीकरण है। मैं टिक लगा दे रहा हूं, आप लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारा वर्ग समीकरण है। इसको चेक करिए, x की घात 2 ऋण 10x बराबर 0, ये भी हमारा क्या है? वर्ग समीकरण है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप देख पा रहे हो इसमें बीच वाला पद गायब है, बीच वाला पद गायब है ना इसमें, और इसमें जो है आप देख पा रहे हो सी वाला टर्म नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए x धन y, देखिए ये वर्ग समीकरण है होगा क्या? पहला तो x की घात 1 है और दूसरा तो y की घात 1 है, और दूसरा चीज हमको वर्ग समीकरण, एक चर का क्या पढ़ रहे हैं? एक चर का द्विघात समीकरण। चर की संख्या कितनी होना चाहिए? 1, लेकिन यहाँ पे चर की संख्या कितनी हो गई है? 2, और साथ में इसकी घात 2 है ही नहीं, इसलिए हमारा ये वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें देखिए चर तो है लेकिन इसमें घात कितनी है? 1 है, इसमें घात 1 है, इसलिए भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं, क्योंकि वर्ग समीकरण घात कितना होना चाहिए? 2। इसमें देखिए घात 1 दिख रहा है, लेकिन आगे सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा। जब x का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस, जब x गुणा r के साथ होगा तो 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख पा रहा है x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यानी ये भी हमारा क्या है? वर्ग समीकरण है। ठीक है, चलिए एक जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बुक में, एक उसको मैं ले लेता हूँ, x² माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये बताना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है कि नहीं, जो कि आपके पेज नंबर 69 के 69 के नीचे लिखा हुआ है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर इसको एग्जाम में
पूछा जाता है। ऊपर में देखिए पेज 69 के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, यहाँ वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है वर्ग समीकरण? यहाँ पे गलती, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है वर्ग समीकरण? क्यों नहीं है जी वर्ग समीकरण जी? क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें किसमें वर्गमूल लगा है? x में, चर में। और किसी भी चर का, किसी भी संख्या का जब वर्गमूल लगा रहता है यानी उसकी घात कितनी होती है? 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या नहीं, हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ग समीकरण की पहचान करेंगे।